नमस्कार, क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगेश धस्माना। 22 अप्रैल 2025 का वो दिन जब पहलगाम की शांत वादियां गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। हर तरफ कोहराम मच गया क्योंकि एक हमला था भारत की अस्मिता पर, भारत के आत्मसम्मान पर और भारत की एकता पर। जी हां, 26 लोगों की निर्मम तरीके से आतंकियों द्वारा हत्या कर दी गई। पूरा देश गम में डूब गया, पूरा देश गुस्से में था। अब समय था उस जवाब का जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ कर देना था, और यह जवाब आया ठीक 15 दिनों बाद ऑपरेशन सिंदूर के रूप में। वो सिंदूर जिसने देश का मान रखा है, देश की अस्मिता का मान रखा है। और इस ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया है। 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं और पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर भारत ने जवाब दिया है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे खास मेहमान। जी हां, हमारे साथ जुड़ रहे हैं ब्रिगेडियर विनोद पसपोला जी, रिटायर्ड अधिकारी। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल अजय कोठियाल, अध्यक्ष पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार समिति। आइए चर्चा करते हैं और बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। सर, सबसे पहला सवाल आपसे ही, ब्रिगेडियर विनोद पसपोला जी। आगाज ये है तो अंजाम क्या होने जा रहा है पाकिस्तान का? 9 ठिकाने नेस्तनाबूद कर दिए गए। पाकिस्तान की सीमा में घुसकर, पाकिस्तान के एलओसी में घुसकर जो है 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया है। लगभग जो है 100 आतंकी मारे जाने की जो है खबरें मिल रही हैं। आप किस दिशा से देखते हैं ऑपरेशन सिंदूर को? हाँ, ऑपरेशन सिंदूर का इंतजार पूरा देश कर रहा था। आकांक्षाएं थी, उम्मीदें थी। हमारे देश के शक्तिशाली नेतृत्व से आशाएं थी, हमारी देश की रक्षा सेनाओं से। आज देश को पता चल गया है कि हमारा नेतृत्व कितना मजबूत है और हमारी रक्षा सेनाएं जो हैं वो देश के गौरव को बनाए रखने के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। आज का जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ है और जिसमें पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी गुटों की कमर की हड्डी जो है उसे तोड़ दिया गया है। उनके 9 आतंकी ठिकानों को, जो 5 ठिकाने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में और 4 ठिकाने जो है वो पंजाब में, उनको नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ये वो ठिकाने थे जहां से पिछले 3 दशक से पाकिस्तान द्वारा समर्थित पोषित ये आतंकवादी संगठन भारत के अंदर आतंकवादी गतिविधियों में सम्मिलित थे। मुंबई का हमला 26/11 का 2008 में, उससे पहले हमारी पार्लियामेंट पे हमला और बहुत सारे, और पुलवामा का हमला, उड़ी का हमला और अभी पहलगांव का हमला। इस बार देश ने ठान लिया है, प्रधानमंत्री जी ने ठान लिया है कि आतंकवाद को कुचल दिया जाएगा। और जैसे पूरा देश जानता है कि हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसको पूरा करते हैं, और ये उसी की एक वानगी है जी। आगे आगे देखिए, जैसे आपने कहा आगाज ऐसा है तो परिणाम तो सर्वोत्कृष्ट होगा। जी, कर्नल अजय कोठियाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपकी आंखों ने रणभूमि देखी है और आप जो बताएंगे वो सच जो है किताबों में नहीं मिलेगा। आप किस तरीके से देख रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को? अभी जो हमारे देश में या पूरी दुनिया भर में ये जो पहलगाम में जो अटैक टेररिस्ट का हुआ था, उसके बाद जो माहौल बन रखा है, एक जो नैरेटिव क्रिएट हो रखा है, वो ना 2 चीजों की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। सब जो जज्बे वाले भी बैठे हैं, हम जैसे लोग समाज के, या जो एक और देश के लोग होंगे जो इसको ना ऑब्जर्व कर रहे हैं। एक तो है टेररिज्म किस प्रकार से अपनी एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, और दूसरा पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस वो किस प्रकार से अपनी तैयारियां कर रही हैं। हम भी सब सुन रहे हैं, एलसी पे लगातार फायरिंग चल रही है, उनकी तरफ से स्टेटमेंट आ रहे हैं। जनरल मुनीर खान ने कुछ दिन पहले हमेशा की तरह कई मिक्स लेकिन तगड़े स्टेटमेंट्स दिए थे। ये जो अभी जो स्ट्राइक करी गई है, मतलब मैं तो बोलूंगा कि ये ना हम सबके लिए फक्र की बात है, गर्व की बात है
कि हम उस ट्रेंड देश के लोग हैं जहां पे कि खाली जज्बा नहीं, खाली एक दबाव में आकर के ही नहीं, लेकिन पूरी तैयारी के साथ में। और अगर हमारी तैयारी है तो फिर तो ना कोई भी ऑपरेशन करना और आसान हो जाता है। इस टाइम पे पूरे देश का नैरेटिव मोदी जी, भारत सरकार और हर उस सैनिक के साथ में था जो कि जमीन में चीजों को अंजाम देते हैं। लेकिन उस पॉजिटिव दबाव को भी बड़े तरीके से सोचा गया कि हमने क्या रिएक्ट करना है, और उसके बाद में टारगेट आइडेंटिफाई करे गए और उन टारगेट पे प्रिसिशन स्ट्राइक करी गई है। इसमें अभी आर्मी, नेवी तो अभी इन्वॉल्व ही नहीं हुई है। एयरफोर्स का एक लिमिटेड जो है स्ट्राइक करने का जो हमारी काबिलियत है, उसने एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया है। पहले तो मेरे ख्याल से हम सबको ना इसके लिए तो पूरे ताली बजानी चाहिए कि इतना बड़ा एक ऑपरेशन जो हुआ है। वीर गाथा को, जिसे बोलेंगे भक्ति रस को वीर रस में कन्वर्ट करने के लिए नाम दिया गया ऑप सिंदूर। और ऑप सिंदूर में हम सब आज उसके हिस्से बन गए हैं, अपनी अपनी जगहों पे रह करके भी, कि किस प्रकार से ये जो इतिहास लिखा जा रहा है टेररिज्म को एलिमिनेट करने का, तू एक हरकत करेगा, हम 9 हरकतें करेंगे और हम तेरे को बुरी तरह से बर्बाद करेंगे। और उसका ना रिजल्ट भी आना शुरू हो गया है। जनरल मुनीर खान का कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा, पाकिस्तान आर्मी के चीफ का नहीं आएगा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर स्टेटमेंट दे रहे हैं। इंटरनेशनल मीडिया, तुम आ जाओ, आकर के देख लो, वहां के जो एनजीओज हैं, तुम आ जाओ और आकर के देख लो। इसका मतलब हमने ना उनको सही हिट कर दिया है। सेनाएं अपनी तैयारियां अलग कर रही है, सेना अपनी, हमारी ट्रेंड है। उसके बाद सारे वॉर प्लेन्स बने हैं, टारगेट बने हुए हैं, एम्स बने हुए हैं, उनकी कहीं हमें डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज जरूर है, हमारी सेनाएं क्या कर रही है। एयरफोर्स अपने जहाज को लैंड करा रही है सड़कों के ऊपर। इसका मतलब ये कोई ड्रामेबाजी नहीं है, ये पाकिस्तान को ये बताने के लिए है कि तुम अगर ये डिफेंस फोर्सेस की बात करोगे ना कि एलसी पे तुमने फायर कर दिया, या तुम ये बात करोगे तुमने 2 मिसाइल कर दी, सरफेस टू सरफेस मिसाइल। क्या होती है सरफेस टू सरफेस? जमीन से उठी और जमीन में जाकर के 100 किलोमीटर पे स्ट्राइक कर गई। बंदा तुम्हारा ट्रेन नहीं है, 70 किलोमीटर पे गिर जाती है वो। यहां डिफेंस फोर्सेज, अगर एयरफोर्स अपने जहाज को हवाई उस पे सड़क पे लैंड करा रही है तो यह बता रही है कि हम हो सकता है उड़ी की सड़क से लैंड करें, उड़ेंगे, और तुम्हारे डेप्थ टारगेट जो है ना उनको भी हिट करने की हमारी काबिलियत, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। मतलब पूरा पाकिस्तान जो है इस वक्त इंडिया के टारगेट पर है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे, जो टू द पॉइंट जो है एयरफोर्स ने जो हमला किया है, 9 बेसिस पर जो है उन्होंने जो अटैक किया है, टू द पॉइंट किया है, खासकर ये देखते हुए कि सिविलियंस का जो एरिया उस पर कोई वॉर नहीं हुआ है, आर्मी बेस पर कोई हमला नहीं किया गया है, सिर्फ जो है टारगेट रहा है जो आतंकवादियों के जो ये ट्रेनिंग कैंप्स थे उनको निशाना बनाया गया। देखो, इसमें तो कोई शक नहीं है, हमारी पहले तो एयरफोर्स की जो प्रिपेयर्डनेस है, जो ट्रेनिंग है और जो युद्ध लड़ने की जो क्षमता होती है, जिसके लिए कि हम हर सैनिक ट्रेन होता है, उसका ना अल्टीमेट एग्जाम्पल है, बगैर किसी दबाव में। ये जो जितना अभी प्रेशर क्रिएट हो रहा था कि अटैक हो गया है इसमें पहलगाम में, कुछ ना कुछ करो, उन्होंने अपनी तरतीब बनाई, उन्होंने एजेंसीज के साथ में कोऑर्डिनेशन करा, कहां पे पिन पॉइंट टारगेट होंगे, उन्होंने टारगेट भी कौन से पिन पॉइंट करे जो आज जिहादी जिसे बोलेंगे जिहादी आतंकवाद में जिनका की बहुत बड़ा रोल है। ये लश्कर जो होते हैं, जैश मोहम्मद जो होते हैं, इनको कहते हैं कि ये ना टिपिकल जिहादी इस्लाम के निकले हुए वो वाले ग्रुप हैं जो कि एलिमिनेशन अपनी बॉडी का भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनके टारगेट्स को, उनको टारगेट करा गया है, उन जगहों को टारगेट करा गया है जहां पे कि इंडोक्ट्रिनेशन होती है, जहां पे कि उनको मेंटली तैयार करा जाता है। और उसके बाद में हिट करने के साथ साथ ये भी बड़ा क्लियर बताया गया है, ना हमें पाकिस्तान आर्मी से कोई मतलब है, पाकिस्तान आर्मी से कहीं डील करना होगा, वो जब जरूरत पड़ेगी अलग होगी। इस टाइम पे हम आतंकवाद से डील कर रहे हैं। बालाकोट में हिट करके पाकिस्तान में जाकर के हमने एक मैसेज दिया था, तुम यहां स्ट्राइक करोगे, हम तुम्हारे अंदर घुसेंगे। नहीं माना वो, उन्हीं के बीच में, पाकिस्तान के बीच में ये सिर्फ चलती रही। तो आज पाकिस्तान के बच्चों को, पाकिस्तान की जनता को यह मैसेज है कि तुम्हें तो प्रोग्रेसिव इंडिया बनना चाहिए जी। तुम कहां इन चक्रों में पड़ रहे हो? सबको पता है कि पाकिस्तान की जनता बीच में उस लेवल तक परेशान हो गई थी कि वो पाकिस्तान के ये कोर हेडक्वार्टर के अंदर जाकर के, और उन्होंने सारे बर्बाद कर दिए थे अभी 2 साल पहले। तो कहीं ना कहीं वो टर्मोइल तो चल ही रहा है, उसमें कहीं ना कहीं ये बड़ा अच्छे तरीके से पिन पॉइंट करके मारने का यह था। हमारा इस टाइम पे टारगेट है एलिमिनेशन ऑफ टेररिज्म। और एलिमिनेशन ऑफ टेररिज्म का मैसेज इजराइल के बाद इंडिया ने इंटरनेशनल एनवायरनमेंट को दिया है
जी। कि मत करो एक्सेप्ट इसको। ये पूरे विश्व को एक संदेश देने की Accept करना ही नहीं है हमने। स्ट्राइक के द्वारा भी दी गई है। मैं ब्रिगेडियर विनोद जी इसमें, आपसे भी मैं इसमें जोड़ना चाहूंगा। देखिए, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, ये जो भी टेररिस्ट कैंप थे, इसके बारे में हमारे पास पुख्ता जानकारी थी। जी। पुख्ता जानकारी जितनी थी उसको फिर और सुदृढ़ किया गया, और सुदृढ़ करने के बाद हमारे पास जो वेपन सिस्टम्स हैं, जैसे एयरफोर्स ने स्कैल्प मिसाइल का इस्तेमाल किया, जो एक क्रूज मिसाइल है, गाइडेड मिसाइल है, जो प्रिसीजन टारगेट को हिट करती है। इसी तरह से जो हमर जो है वो एक बॉम्बिंग सिस्टम है, उसका इस्तेमाल किया गया, और ये इस उद्देश्य से किया गया, जैसे भारत का जो है हमेशा से उद्देश्य रहा है, जैसे कहा कि टेररिस्ट को हम खत्म करना चाहते हैं, हमें आम पाकिस्तानी को मानने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और भारत देश ने इसमें, भारत की सेनाओं ने इसी को परिलक्षित किया है कि हमने प्रिसाइज टेररिस्ट को अटैक किया है, किसी सिविलियन टारगेट को और अभी मिलिट्री टारगेट को भी हिट नहीं किया है। तो ये एक बहुत ही अप्रोप्रिएट एंड जिसको कहते हैं कि एक बैलेंस्ड रिस्पॉन्स टू द पाकिस्तानी एक्शन और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इन पहलगाम। जी, अब ये एक माइंड गेम की तरफ अगर हम देखें इसको, एक तरीके से जब पाकिस्तान ये सोच रहा था, भारत में भी ये था कि हर जगह जो है मॉक ड्रिल की जाएगी, आज का दिन तय किया गया था, और उससे पहले कहा जा रहा था कि भारत जो है मॉक ड्रिल करेगा, पाकिस्तान की सीमा पर करेगा। इसी टेंशन में पाकिस्तान था, टेंशन भरी नींद जब वो ले रहा था, और उसी तरह ये स्ट्राइक हो जाती है। मतलब पाकिस्तान को भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा कि ये होने वाला है। क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारी जो स्ट्रेटेजी होती है फौज में, जब भी हम कोई एक्शन लेते हैं तो उसमें सरप्राइज का एलिमेंट जो है, तो सरप्राइज करना, जब आप किसी भी अपने अपोनेंट को सरप्राइज करते हैं तो आपकी विक्ट्री सुनिश्चित होती है। तो ये जो जितने भी एक्शंस होते हैं, जैसे कि हमारी होम मिनिस्ट्री ने प्रोमलगेट किया कि इतने इतने जगह मॉक ड्रिल होगी, तो उससे क्या संदेश जाता है कि अभी हम तैयारी कर रहे हैं, अभी हमारा आक्रमण का कोई निश्चित समय नहीं है, अभी हम तैयारी में लगे हुए हैं। तो इसको हम कह सकते हैं डिसेप्शन और एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, और उसके पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम होगा वो या तो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है, और वो टोटली सरप्राइज हो गए हैं, और जो ठिकानों को हम हिट करना चाहते हैं वो ठिकानों को हमने हिट कर दिया, और जो उद्देश्य था उसको प्राप्त कर लिया। जो उद्देश्य को प्राप्त किया है। कर्नल अजय कोठियाल, आपसे जानना चाहेंगे, इंटरनेशनल प्रेजेंस जो इस वक्त भारत की है और पाकिस्तान की हम देखते हैं, पाकिस्तान कभी यूएन भाग रहा है, कभी चाइना से बात कर रहा है। अभी जब ये स्ट्राइक हुई तो चाइना ने अपने पैर पीछे खींच लिए कि हम आतंक को आतंक के तरीके से ही जो है, जो भारत जवाब दे रहा है उसी तरीके से दिया जाएगा। आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जो है इंटरनेशनल प्रेजेंस जो पाकिस्तान की है, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है, क्या है, और ऐसे में अब पाकिस्तान की तरफ से क्या जो है उसकी स्ट्रेटेजी रहने वाली है भारत के खिलाफ? देखो, जो मैं समझता हूं, ये फॉरेन पॉलिसी जो है ना, ये तो सबसे बड़ा आज वेपन है हमारा। और कोई भी चीज कागज में लिखी जाए, कोई भी हथियार सामने डिप्लॉय करा जाए, वो कितना भी बढ़िया हो, लेकिन उसके पीछे जो इंसान बैठता है, आखिरी में तो इंसान है ना, कि उसने वेपन चलाना कैसे है। अगर वो ठीक तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि मेरा टारगेट क्या है, मेरा अचीव करने का पर्पज क्या है, तो वेपन कितना भी बढ़िया हो, कोई वो नहीं होता उसका मकसद। फॉरेन पॉलिसी भी हमारी हम 20 बना सकते हैं कि हम इकोनॉमिक्स में अपने को डेवलप करेंगे, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करेंगे, एजुकेशन में करेंगे, कोरोना के टाइम पे हमने हेल्थ पे करा, ये सब चीजें भी एक वो चलती हैं। लेकिन वो इंसान, वो गवर्नमेंट और वो जो सिटीजन है, जो इसके पीछे सोच लेकर के चलते हैं, जो बनाते हैं इस पॉलिसी को, आज उस चीज का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल जो इंडिया ने दिया है, उससे पाकिस्तान पक्का हिलेगा। लेकिन दूसरी बात यह है कि क्या होता है, वो है ना, बिल्ली फंस रखी है, तो फंस करके वो क्या करेगी, वो तो दोबारा स्ट्राइक ही करेगी। आप अभी ये जो पहलगाम में अटैक हुआ है, उसको इस नजरिए से देखिए कि पहलगाम में जिस जगह पे स्ट्राइक हुई है, जो ये 26 लोग हमारे जो थे वो मारे गए, वो ना इतना ल्यूक्रेटिव जगह है। मेरे को याद है 1995 में एक ग्रुप था अल फरान ने वहीं पे, उसके ऊपर है लिड्डरवत घाटी, लिड्डरवत से 6 फॉरेनर्स को किडनैप करा, एक की गर्दन काटी। मतलब गर्दन इसलिए काटी कि गर्दन काटने की खबर सुनते ही होता है कि इंटरनेशनल मीडिया में टेररिज्म की खबर आ गई। एक भाग गया, 4 कहीं पता नहीं चले। उन्होंने करा
इस दबाव में डालने के लिए कि अजहर मसूद जो उस टाइम पे तिहाड़ जेल में बंद था उसे छुड़ाने की बात। उसके बगल में ही लाम वैली है जहां पे कि गाजी बाबा का गढ़ होता था, यही जैश ए मोहम्मद लश्कर तैयबा, गाजी बाबा जिसने कि 2001 में पार्लियामेंट अटैक प्लान करा था। उसी के बगल में गांव है छत्ती सिंहपुरा जहां पे सिख जो थे सरदार, उनको निकाल करके ये टेररिस्ट ने मारा था। किस्मत उन टेररिस्ट को मारने वालों में एक मैं भी हूं, बाद में 2-3 साल के बाद में। उसी वहीं से अमरनाथ यात्रा निकलती है। लेकिन उसके बावजूद आर्टिकल 370 जब हटाया गया और जब प्रोग्रेस होनी शुरू हुई, शालीमार बाग, निशाद बाग जो वहां के फेमस मुगल गार्डन्स हैं, उनका डेवलपमेंट दोबारा से शुरू हुआ, फैक्ट्रीज वहां बननी शुरू हुई। शाम के टाइम पे मस्जिद में जो ईशा की नमाज है उसमें ज्यादा लोग आने शुरू हो गए, जगह जगह खेल खेलते हुए दिख रहे हैं बच्चे। तो उसके बाद ना कश्मीर से हमें दिखना शुरू हुआ कि एलिमिनेशन टेररिज्म का काफी हद तक शुरू हो गया, नॉर्मलसी आ रही है। आप देखो पिछले 2 साल में टेररिस्ट एक्ट कहां पे हो रहे थे? पुंछ में, रजौरी में, रियासी में, उधमपुर, हिंदू बेल्ट उस एरिया में। अचानक इन्होंने सॉफ्ट टारगेट दोबारा वो करा, जबकि आग मतलब बिल्कुल बुझने वाली है टेररिज्म की। तो पाकिस्तान अब थोड़ा तिलमिला इसलिए रखा है। पाकिस्तान आर्मी का भी, उनको जो डीप स्टेट जिसे बोलते हैं आईएसआई और बाकी जो सपोर्टिंग मैकेनिज्म होते हैं, उनका तो है ही कि जगलर वेन अपने आप बोल रहे हैं कि कश्मीर वैली है, जेएंडके है, तो वो हिल रखी है, तो वो तो पूरा तिलमिला रखा है। सोचना पाकिस्तान की जनता को है कि क्या वाकई में वो इस टाइम पे अपने बच्चों का भविष्य भी ऐसे ही देखना चाहते हैं। क्योंकि मैं भी क्या है, जैसे बहुत सारी मीडियाज देखता हूं, मैं जब इंटरनेशनल मीडिया देखता हूं, जब वो तुलना करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की डेवलपमेंट की या सोच की, बच्चों की, जनता की, सोसाइटी की, उसमें हमें आज दिख रहा है कि पाकिस्तान की जनता भी पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के जो जिहादी एलिमेंटिज्म जो है, जिसे हम बोलेंगे कि वो गवर्नेंस में भी और सब जगह कहीं अपना रोल प्ले करता है, उससे ना परेशान हो रही है। तो मेरे ख्याल से इस टाइम पे अगर जनता सही सोच करके चलेगी तो पाकिस्तान भी एक प्रोग्रेसिव देश बनेगा, और नहीं तो पाकिस्तान की आर्मी के ही पीछे चलेगी तो शायद बर्बाद होने की अगले स्टेप में वो जा रहा है। इंटरनेशनल एनवायरनमेंट भी इस चीज से परेशान है जी कि जितना पाकिस्तान बर्बाद होगा उतना वो और ज्यादा वहां पे टेररिज्म की एक्टिविटीज बढ़ेंगी। क्योंकि मच्छर तो उसी में रहता है ना जहां पे स्मेल आती है, जहां कीचड़ होता है, तो टेररिज्म के लिए भी वो बहुत सही जगह बनेगी और सबको तंग करेगी। टेररिज्म की आपने बात की, ब्रिगेडियर विनोद जी आपसे जानना चाहेंगे, आतंक के 3 बड़े चेहरे जो पाकिस्तान में इस वक्त जो है सिर छुपाकर घूम रहे होंगे, हाफिज सईद, सैयद सलाउद्दीन और मसूद अजहर। अब पाकिस्तान के सामने यह सवाल है कि खुद बचे कि इनको बचाए। अब क्या करेगा पाकिस्तान? देखिए, टेररिज्म अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की एक नेशनल पॉलिसी का एक हिस्सा रहा है बहुत लंबे समय से। अब इन्होंने पाले हुए सांप हैं, इन सांपों को नष्ट करना उनकी जिम्मेदारी बनती है। उन्होंने इतने सालों में तो नहीं किया, उन पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी आया था कि भाई आप इन आतंकवादियों को अपने देश से निकालिए, उनको कंट्रोल करिए, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मुझे लगता नहीं है कि ये तीनों जो है ये इस समय पाकिस्तान आर्मी की या उनकी सुरक्षा सेवाओं की बिल्कुल कस्टडी में होंगे, उनको बेहतरीन सुरक्षा उन्होंने प्रदान की होगी, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यहां मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर का जो है ये न्यूज से मुझे पता चला, ये प्रधानमंत्री जी का सिलेक्टेड वर्ड था सिंदूर। इसका बहुत गहराई का एक अर्थ है। पहलगांव में हमारी माताओं बहनों का सिंदूर उजाड़ा गया था जी, जिससे देश को बहुत गहरी चोट लगी थी। उस सिंदूर का बदला ले लिया है बुरी तरह से इस समय भारत ने जी। ये देश को एक संदेश भी है कि हमारा देश का नेतृत्व और हमारी रक्षा सेनाएं अपने देश के हर व्यक्ति, हर एक नागरिक की प्रतिष्ठा और उनकी रखवाली के लिए किसी भी हद तक जा सकती है जी, जिससे ये बहुत गर्व की बात है हमारे पूरे देशवासियों के लिए। जी, कर्नल अजय कोठियाल आपसे जानना चाहेंगे, ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया, प्रेस ब्रीफिंग की बात की गई, प्रेस ब्रीफिंग में सारी जानकारी दी जाएगी। पहले यह लग रहा था कि सेना के प्रमुख वहां पहुंचेंगे, प्रेस ब्रीफिंग करेंगे, लेकिन जब 2 चेहरे देखते हैं हम, महिला सैन्य अधिकारी पहुंचती हैं वहां पर और पूरी प्रेस ब्रीफ करके बताती हैं, वो भी सबूतों के साथ, कहां हमला हुआ, किस तरीके से किया गया है,
ऑपरेशन सिंदूर के जरिए एक बहुत बड़ा संदेश दिया गया है कि हमारी जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित हैं और उनकी अस्मिता पर जब भी कोई सवाल उठाएगा तो उसे इसी तरीके से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जी, ये तो हमारे ना जो बचपन से जब हम धीरे धीरे बड़े होते हैं, हमको जो पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, घर में संस्कार दिए जाते हैं, वही कहीं ना कहीं एक बेस होता है हर चीज का। आज प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से ये सोच बनाई है, ऐसे ही मैं अगर याद करूं, फौज में ना मंदिर होता है, सर्वधर्म स्थल बोलते हैं उसको, उसमें देवी देवता होते हैं। गढ़वाल राइफल गांव में गढ़वाल राइफल जब युद्ध में जाती है तो आखिरी 200 मीटर जब बचते हैं तो बोलते हैं बोल बद्री विशाल लाल की जय। हमारे उत्तराखंड की दूसरी कुमाऊं रेजिमेंट है, बोल कालिका माता की जय। हमारे यहां गोरखाज हैं, आयो गोरखाली। गढ़वाल राइफल पूजा करती है बद्री विशाल की, लेकिन मंदिर के अंदर जो मेन जो वो होती है ना, जो देवी देवताओं की जो वो रखी होती है प्रतिमा, वो होती है देवी की, और देवी की पूजा होती है, क्योंकि देवी वो शांत प्रकृति है, वो शांत विचार है, जो कि सब ने मिलकर के अपनी शक्ति देके जिसका वो करा, जिसके कुछ सवारी शेर है, जिसको केसरी बोलते हैं, हिमालय का रूप। वो देवी जब जरूरत पड़ेगी कि तुमने एक बार करा है तो मैं अब खड़ी होंगी, नहीं तो वो सबसे प्यार करती है। तो ये तो उस वाले लेवल की चीज है जो कि आज हमारी संस्कार, हमारी सारी जो ताकत है और जो महिला गाथा जो है, वो तो सबको वो करके, और किस चीज से लड़ने के लिए तैयार हो रखे हैं सबके सब, ऐसे वाले दुश्मन से। एक दुश्मन होता है पाकिस्तान आर्मी, दिख रहा है कि उसकी यूनिफॉर्म क्या है, उसने रैंक क्या पहन रखे हैं, उसने ये जो लेनियार्ड पहन रखा है कौन सी रेजिमेंट है। लेकिन एक दुश्मन होता है जो ना दिखता नहीं है, उसे बोलते हैं मास्क्ड एनिमी, मास्क पहना हुआ। मास्क पहना हुआ एनिमी कौन है? आज आतंकवाद। कि अगर उसके पास हथियार है तो दिख रहा है ये आतंकवादी है, हथियार छोड़ दिया तो पता ही नहीं चल रहा। उस मास्क एनिमी को इस धरती से एलिमिनेट करने के लिए जो ये प्रयास करा गया है, और उस तरीके से अगर नाम दिया गया ऑप सिंदूर, तो इसका मतलब यह है कि अभी तो बहुत सारी चीजें मोदी जी ने, भारत सरकार ने, और हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, डोभाल जी और सारे, उन्होंने रखी हुई है अपनी। खाली शुरुआत में ये दिखाई है, ऑप सिंदूर का ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी आएगी, पिक्चर तो अगर तुम टेररिज्म को ऐसे ही फॉलो करोगे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप दोनों से ही है। उरी हमला 11 दिन बाद स्ट्राइक होती है, पुलवामा 12 दिन बाद, पहलगाम 15 दिन बाद, लेकिन पहलगाम के बाद का जो दृश्य है, क्या वो बदलने वाला है पहले की स्ट्राइक के बाद? ये जानना चाहिए। देखिए, आतंकवाद जब तक, देखिए जैसे कर्नल कोठियाल ने भी कहा है कि पाकिस्तान पब्लिकली मानता है कि कश्मीर उसकी जुगुलर वेन है, उसकी आत्मा है, उसके पूरी पाकिस्तान स्टेट का एग्जिस्टेंस का सब्जेक्ट है, उसको वो छोड़ने वाले नहीं है इतनी आसानी से। मुझे, मेरा ये व्यक्तिगत दृष्टिकोण है। जैसे मैं आपसे जब बातें कर रहा था तो मैंने बताया था कि जब 71 की लड़ाई में पाकिस्तान को बुरी तरह शिकस्त मिली, तो उसके बाद उन्होंने ये बात समझ ली थी कि हम भारत के साथ कभी भी कन्वेंशनल वॉर में कभी नहीं जीत सकते हैं। तो उनके जो मार्शल लॉ डिक्टेटर थे जियाउल हक, उन्होंने एक पॉलिसी बनाई थी, और वो पॉलिसी ये थी कि ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, कि हिंदुस्तान में हम जीत नहीं सकते, आमने सामने की लड़ाई में नहीं जीत सकते, तो इसको घाव पहुंचाते रहो लगातार। उसी पॉलिसी का हिस्सा था पंजाब में आतंकवाद। जब वो वहां सफल नहीं हुए तो फिर कश्मीर में पहुंच गए, और ये कंटिन्यूअसली चल रहा है। ये लगातार इनकी एक नेशनल पॉलिसी है कि आप भारत से ऐसे तो जीत नहीं सकते हैं, तो इसको लगातार आप आतंकी हमले करके इनके नागरिकों को क्षति पहुंचाइए, इनके सिस्टम को, इनके सेनाओं को क्षति पहुंचाइए। इनकी एक नेशनल पॉलिसी है। अब इस नेशनल पॉलिसी से क्या अभी जो ये फेज आया है, एक फेज है ये, इस फेज में अभी ये शुरुआत है, इसका अंत क्या होता है, और इस अंत के बाद क्या पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है या मिलिट्री डिस्पेंसेशन, वहां पे तो मिलिट्री डिस्पेंसेशन नहीं सबसे ज्यादा पावरफुल है, पॉलिटिशियन का कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, क्या वो फाइनली ये एक्सेप्ट कर लेगा कि आतंकवाद उनके लिए हानिकारक है? जब तक पाकिस्तान की जो पावर है, जिनके पास हाथों में पावर है, ये बात को नहीं समझ लेते कि आतंकवाद
उनके लिए ही नुकसानदेह है, वो आतंकवाद से दूर हटने वाले नहीं है। तो जब तक आतंकवाद रहेगा वो किसी न किसी रूप में अपने आप को मैनिफेस्ट करेगा और इन घटना को एलिमिनेट करना बहुत हद तक कम कर दिया चुका है, लेकिन एलिमिनेट करना, उसकी पॉसिबिलिटी रूल आउट करना अभी प्रीमेच्योर होगा। जी, कर्नल अजय जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सर बता रहे हैं कि आतंकवाद को खत्म करना पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती है। अभी जिस तरीके की स्ट्राइक हुई है, हमने देखा है 9 आतंकी ठिकानों को जो है उड़ा दिया गया है, मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। अभी इसमें इंडियन एयरफोर्स इन्वॉल्व थी, जब इंडियन आर्मी इन्वॉल्व होगी, इंडियन नेवी इन्वॉल्व होगी, तो मतलब एक तस्वीर बिल्कुल बदली हुई दिखेगी। आपके परिप्रेक्ष्य में जानना चाहेंगे तब कैसी तस्वीर दिखाई देगी? पाकिस्तान को मुंह के बल आना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा, हां मैं आतंक का खात्मा करने जा रहा हूं और आतंक को किसी भी तरह का जो है यहां से स्पॉन्सरशिप नहीं दी जाएगी। देखिए, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, हम बोलेंगे डिफेंस फोर्सेस, वो तो अपनी पूरी तैयारी के साथ में रहती हैं, जो कि हमारी गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा ग्राउंड पे एग्जीक्यूट करने वाला टूल है जी। लेकिन इसको ना थोड़ा सा इस तरीके से भी हमें समझने का एक देखना चाहिए कि पाकिस्तान जो है, जब पाकिस्तान बना उसके बाद, मतलब भारत और पाकिस्तान, भारत से जब टूट करके पाकिस्तान बना, उसके बाद में ऐसे में अगर उदाहरण के लिए दूं, पाकिस्तान के नॉर्थ में पड़ गया अफगानिस्तान जी। कभी रूस का वहां पे दबदबा होता था। रूस के दबदबे को हटाने के लिए पाकिस्तान ने बड़ा रोल प्ले करा जिहादी एक्टिविटीज करके अमेरिका के साथ में। उसके बाद में अमेरिका का दबाव हो गया, उस टाइम पे फिर पाकिस्तान ने अमेरिका का सपोर्ट करा। अब हो क्या रहा है, जिहादी एक्टिविटीज कर रहे हैं। ये हो गए 20, 30, 40 साल। 40 साल का एक छोटा बच्चा जब अपने घर में अपने पिता की बात सुनता है या आसपास की समाज की बात सुनता है कि हमारा देश इस प्रकार से लगा हुआ है, तो उसके अंदर भी ना एक नेचुरल है कि वही वाली सोच बनती जा रही है। अब वही फिर जिहादी एलिमेंट बनता है, वही वहां की सर्विसेज में जाता है, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे गवर्नेंस हो। तो उसमें क्या है, वो भी चाहता है कि मैं कहीं ना कहीं इसी में इन्वॉल्व होऊंगा। अब ऐसा स्टेज आ गया कि इंडिया में 1989 में कहीं जो मिलिटेंसी शुरू हुई थी, जिसको आतंकवाद में कन्वर्ट कर दिया गया, क्योंकि आतंकवादी एक्टिविटी बहुत बढ़ गई जम्मू कश्मीर में, वो धीरे धीरे इंडियन डिफेंस फोर्सेज ने करा। फिर मोदी जी ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया, स्ट्रांग डिसीजन लिया कि आर्टिकल 370 हटा दिया। आर्टिकल 370 हटने के बाद में वहां की जनता को, कश्मीर की जनता को पॉजिटिव दिखना शुरू हुआ। जब डेवलपमेंट हुआ, वो भी अब आतंकवाद के खिलाफ होने शुरू हो गए। तो पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, जो कभी अफगानिस्तान जाते थे, जो और जगह जाते थे, वो बाहर जाने बंद हो गए, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो कुछ करेंगे। तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर ही आतंकवादी हरकतें करनी शुरू कर दी। क्योंकि उन्होंने हरकतें अंदर शुरू कर दी, तो पाकिस्तान के अंदर ना बर्बादी का ज्यादा एक्टिविटी शुरू हो गई। अब फंस रखा है वो, ना उनके पास कोई तरीका है। शेर की सवारी जैसे एक होता है ना कि कर ली है, उतरेंगे तो शेर काट लेगा। तो अब पाकिस्तान उसमें फंसा हुआ है। पाकिस्तान में लेकिन डिसीजन मेकर्स कौन है? वहां की जो डीप स्टेट जिसको बोलते हैं, वो भी तो कहीं वहीं जनता से आ रहे हैं। पाकिस्तान की जनता को सोचना है कि क्या वाकई में उनको पाकिस्तान की आर्मी और ये जो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी में बाबुले हिंद कश्मीर बोलते हैं, उसको अभी भी इन्वॉल्व करके अपने को बर्बाद करना है, अपनी नई जनरेशन को बर्बाद करना है। ये जनता ने सोचना है। अगर जनता उसको सही तरीके से सोचेगी, मेरे को लगता है पाकिस्तान ना बहुत अच्छे तरीके से एक प्रोग्रेसिव कंट्री बन सकता है, इंडिया से सीख सकता है बहुत सारी चीजें। हो सकता है हम तो उस सोसाइटी के हैं कि ठीक है, एक बार तो 2 नेशन के उसमें, रिलीजन के उसमें पाकिस्तान अलग बन गया, हो सकता है इंडिया में जुड़ भी जाए, लेकिन फिर जनरल मुनीर खान जैसे नहीं होने चाहिए, जो बोले कि धर्म के नाम पे बना है, इंडिया से जुड़ ही नहीं सकते। वो फिर और अपने ही देश को, अपने ही बच्चों को, अपने युवाओं को गलत दिशा दिखा रहे हैं बर्बादी की ओर ले जाने के लिए। जी, बर्बादी की ओर ले जाने। ब्रिगेडियर विनोद पसपोला जी, आपसे अब ये जानना चाहूंगा, संक्षिप्त में जानना चाहूंगा कि आपको क्या लग रहा है कि आने वाले दिन कैसे रहने वाले हैं? मॉक ड्रिल्स की हम बात कर रहे हैं, मॉक ड्रिल्स शुरू होंगी आज से। उसके बाद क्या लग रहा है कि आतंक का खात्मा होने के बाद ही ये रुकने वाला है? फाइनल वार्निंग टू पाकिस्तान। हाँ, मुझे अगर ऐसा हो जाए कि पाकिस्तान को लगे कि ये फाइनल वार्निंग है और वो आतंकवाद के रास्ते से हट जाए, इससे बेहतर तो कुछ हो नहीं सकता। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है और उसके साथ हमें जीना है, ये अनफॉर्चुनेटली हमारी रियलिटी है। पर मेरे ख्याल है ये जो शुरुआत हुई है,
इसको हम देखेंगे कि ये मल्टी प्रोंग अप्रोच इस समय सरकार ने ली है। एक जो डिप्लोमेटिक लेवल पे एक अप्रोच है जिससे पूरे पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया गया है दुनिया में। दूसरी इकोनॉमिक अप्रोच है जिसमें हमने उनके साथ जो व्यापार है बिल्कुल बंद कर दिया है, न उनसे कोई चीज ली जाएगी न उनको कोई बेची जाएगी, तो दिस इज इकोनॉमिक ब्लॉकेट। हमने पानी उनका बंद कर दिया है, जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसको हमने हेल्ड इन अबेंस किया हुआ है। तो ये मल्टी प्रोंग अप्रोच है। एक जो आपका दुश्मन है जो कहना नहीं मान रहा है उसको रास्ते में लाने के लिए। कितना हद तक वो रास्ते में आता है, अभी जैसे एयर अटैक हुए हैं, नेवी अपना कार्य कर रही है, अरेबियन सी में डिप्लॉयड है, हमारी आर्मी तैयार है, जब भी जैसा भी आदेश होगा उस पर एक्ट करेगी। फुल फ्लेज वॉर किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। बेहतर हो कि ये लिमिटेड एक्शन में अगर हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर लेते हैं जी, तो वो हमारे देश के लिए भी बहुत अच्छा होगा। जी कर्नल अजय जी, आपके फाइनल थॉट्स। एक तरफ पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हैं, एक तरफ आसिम मुनीर हैं जनरल। क्या लग रहा है कितना आसान पाकिस्तान के लिए भी है इस वॉर को रोकना? मैं तो कहता हूं कि जनरल मुनीर और प्रधानमंत्री जी को हटा दिया जाए तो पाकिस्तान तरक्की की तरफ बढ़ जाएगा। बहुत बड़ा कदम लेने की उनको जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा यह है कि हमें हाइपोथेटिकल अच्छाई की तरफ भी देखना चाहिए। दूसरा यह भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान रिएक्ट कर सकता है किसी भी लेवल पे। जो हमारे देश की सरकार, मोदी जी जो इतना अभी मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं नैरेटिव को मेंटेन करने की, उसमें जो हमारी जो जिम्मेवारियां बनती हैं हमें ना उसको फॉलो करने का पूरा सहयोग दिल से करने की जरूरत है इस टाइम पे। अगर बात हो रही है मॉक ड्रिल की, हम एक कदम आगे कैसे सोच सकें। मेरे को याद है कभी ये कहते थे कि पीछे वाली गाड़ी को साइड मत दो अगर वो सायरन बजा के चल रहा है, नेताजी आ रहे हैं। लेकिन अगर सायरन एम्बुलेंस का है, अपनी गाड़ी को बिल्कुल साइड में कर दो। आज अगर फौजी रंग की गाड़ी दिखती है, हर इंसान का कर्तव्य है उसको ना साइड दी जाए। आज वॉलंटियर होकर के हम जाएं और जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो स्कूल हैं, उनसे लिस्ट कंपाइल करें ब्लड डोनेशन में कौन कौन वॉलंटियर है। जिन लोगों ने हॉस्पिटल की ट्रेनिंग कर रखी है, नर्सिंग की, इक्विपमेंट हैंडलिंग की, उनमें से कौन वॉलंटियर्स हैं। एक्स सर्विसमैन जो हैं, जो अभी 60 साल के होंगे या 65 साल के होंगे, उनमें से कौन वॉलंटियर्स हैं। बॉर्डर एरिया में जाने के लिए नहीं, वो गाथाएं होती हैं, वो फालतू बात होती है। लेकिन हमारे यहां पे जो सेनाएं हैं जो कि आगे युद्ध में जाएंगी, अगर वो आज भी देहरादून के कैंट को सिक्योरिटी देने की करेंगी कोशिश, तो अपने आदमियों को रिड्यूस कर रही हैं। उनकी जगह लेने के लिए हम तैयार हो जाएं। ये जो सोशल मीडिया में बातें उठती हैं, इनको सुने, लेकिन इनसे ना खुशी लें। अगर बोल रहे हैं पाकिस्तान ने ये कर दिया, तो इसका मतलब पाकिस्तान तिलमिला रहा है, उतनी खुशी लें, इसको फॉरवर्ड ना करें। आज जो है, जो सैनिक हैं जो फॉरवर्ड एरियाज में जो डिप्लॉयड हैं, उनके परिवार तो यहीं पे हैं, वो चिंतित हैं, उनको थोड़ा सा एक एप्रीहेंशन है। उनके साथ हम जाकर के बैठें और बताएं कि वाकई में तुम्हारे पिताजी की वजह से, तुम्हारे हस्बैंड की वजह से, तुम्हारे बेटे की वजह से हम भी सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो पता है, तब हमारी एक जिम्मेवारी जो है वो समाज की तरफ, समाज की जो जिम्मेवारी है वो इस राष्ट्रवाद की तरफ, इस देश में पाकिस्तान या आतंकवाद से लड़ने के लिए एक रोल प्ले करेगी। उसके अलावा जो गवर्नमेंट हमको जो वो दे रही है लिखित मॉक ड्रिल्स के तरीके जैसे हैं, उनको हम फॉलो करें। समझें कि लाइट का बंद करने का मतलब क्या होता है। पता ही नहीं है जहाज को कहां आकर के हिट करना है, लाइट जला करके हम उसे अपना टारगेट बना रहे हैं। उसके लिए हम सरकार को मदद करें। हम कहीं सायरन बजता है तो हाई कंसंट्रेशन, पलटन बाजार में, कई ऐसी जगह में जहां भीड़ ज्यादा इकट्ठी होती है, ताकि छोटा सा कुछ एक्टिविटी हो, ज्यादा लोगों को नुकसान हो सके, उसका थोड़ा हम तरतीब समझें। अगर हम ये कर लेंगे तो मेरे ख्याल से ये जो एक बहुत बड़ी वीर गाथा की कहानी स्वर्ण अक्षरों से लिखी जा रही है, आतंकवाद को हमेशा के लिए बर्बाद करने के लिए, तरतीब बनाने के लिए जो दुनिया फॉलो करेगी, उसका ना हम भी हिस्सा होंगे। जी, आतंक को उसी का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे आप दोनों का, कर्नल अजय कोठियाल जी आपका और ब्रिगेडियर विनोद पसपोला जी आपका, ये सैन्य दृष्टिकोण रखने के लिए और हमसे वार्ता करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे। थैंक यू। तो ऑपरेशन सिंदूर में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन ये संदेश पाकिस्तान के लिए कि अगर छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं और घर पर घुसकर मारेंगे। हमारी इस खास चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।